नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी की धुआंधार 4 जनसभा रहेगी, जहां उनकी कुल्लू, बंजार, बलाह, मंडी और ऊना के गगरेट में रैलियां होनी हैं। बता दें कि सीएम योगी हिमाचल चुनाव के दौरे पर आज 5वीं बार जा रहे हैं प्रचार के लिए। इससे पहले वो 12 रैली कर चुके हैं, 12 विधानसभाओं के लिए। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई जनसभा करेंगे। उनका चौथा चुनावी दौरा है। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है। यहां 12 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले ये बड़ा दिन, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां प्लान है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे। प्रचार के आखिरी दिन जितने स्टार प्रचारक हैं वो पूरी ताकत झोंकेंगे। इसी मद्देनजर आज रैलियां ही रैलियां, प्रचार रही। चुनावी शोर थमने के बाद जनता के पाले में गेंद होगी कि किसे चुनना है, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत हिमाचल चुनाव में बीजेपी की ओर से। और देखिए, आजम खान के मामले में आज रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत के फैसले के बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार रामपुर में उपचुनाव होगा या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को आजम को 48 घंटे की मोहलत दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज जारी की जाने वाले उपचुनाव अधिसूचना को रोक दिया है। आजम खान को 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराया गया। इसके बाद रामपुर अदालत ने उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान की सदस्यता को रद्द करने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए ऐलान किया था। उप विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कहा था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया, लेकिन उपचुनाव होगा या नहीं, आज इस फैसले पर निर्भर करता है। आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई हुई। 2 अलग अलग जन्म तिथि से 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप है अब्दुल्ला पर। जन्म प्रमाण पत्र वाले मुकदमे में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खान, पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा भी नामजद हैं। पैन कार्ड मामले में भी अब्दुल्ला आजम और आजम खान आरोपी हैं, जबकि पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला नामजद हैं। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई का दिन है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट वाला मामला भी है अब्दुल्ला के नाम, जिसमें पासपोर्ट वाला मामला अकेले अब्दुल्ला आजम के नाम पे है। बाकी सभी मामले में 2 जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में माता पिता भी आरोपी हैं, और ऐसे में आज का दिन अहम रहेगा। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के नाम 2 जन्म प्रमाण पत्र है और दोनों में तिथि अलग है। इसे लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि इसी तिथि के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, अब्दुल्ला आजम ने सहूलियत के हिसाब से अपने बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया, ऐसे आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के सबूत सौंपेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद आरोप लगाया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा में करीब 20,000 मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट काट लिए। इसे लेकर अखिलेश यादव को सबूत और दस्तावेज के साथ अपने आरोपों से जुड़ा जवाब मांगा गया था, और केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के पास ऐसी कोई जानकारी है तो सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी दे कि किस विधानसभा में कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, और केंद्रीय चुनाव आयोग को ये सबूत सौंपे। निकाय चुनाव के लिए हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा का दावा है कि इस बार के निकाय चुनाव में आंधी चलने वाली है, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। निषाद पार्टी से लेकर कांग्रेस तक आर पार की दावेदारी कर रही है। निकाय चुनाव के लिए अभी से महाविजय की महागर्जना शुरू हो चुकी है, और साथ ही तमाम दलों के दिग्गज सबसे बड़ी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भाजपा तो हर क्षेत्र और शहर शहर में बैठकें कर रही है। सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि सब सीटों पर चुनाव लड़ें। और अब हमें कोई ऐसा नहीं है जी, हम सब वोट हमें दे रहे हैं,
हमारे सब लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही हर क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए भाजपा के आला नेता लगातार नजर बनाए हुए हैं। निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का होमवर्क मानकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। गोरखपुर की बात करें तो यहां 70 से 80 वार्ड होने और मोहल्लों के नाम बदलने की वजह से इस बार का निकाय चुनाव बेहद अहम है। गोरखपुर के रानीडीहा में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर अहम बैठक हुई। इसमें संगठन के लिहाज से 12 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। आज की बैठक में हम अभी सभी अपने गोरखपुर क्षेत्र के सारे जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी और जो निकाय का चुनाव देख रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अभी तक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भाजपा हर वार्ड और बूथ के हिसाब से रणनीति तय कर रही है। दावा है कि योगी सरकार के कामकाज के आधार पर जनता निकाय चुनाव में भी भाजपा को बम्पर वोट देगी। सभी हमारे जिलों में हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, नगर पंचायतों में प्रभारी, संयोजक एक कोर ग्रुप बैठ करके तय करेगा। हाँ, हम लोगों ने जो प्राथमिकता जरूर तय की है कि चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशियों के नाम सभी जिलों में सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और कोर ग्रुप तय करेगा। चुनाव जिताऊ उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार होगा। साफ छवि के उम्मीदवारों पर भाजपा बड़ा दांव लगाने की बात कह रही है। इस बीच निषाद पार्टी ने भी निकाय चुनाव में दम दिखाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी होती, कार्यकर्ता लड़ने के लिए होते हैं। हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ मजबूत हैं, जहाँ लड़ना चाहते हैं, उनकी मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और बड़ी भाई है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें दूंगा और निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक उन्हें लड़के अवसर लगा के गले लगाएंगे। मतलब आपकी पूरी भागीदारी रहेगी? निश्चित रूप से देंगे। और एक सीट थी 2017 में 15 दिया, 11 जितवाया। मोदी जी खुद प्रचार करते रहे, योगी जी भोजन भरी थाली का। निश्चित रूप से ये मछुआ समुदाय है, इनका एक वोट बैंक है। निकाय चुनाव को लेकर सपा जिस तरह वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को उछाल रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव का घमासान आसमान पर पहुंचने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 21 नवंबर तक जारी रहेगी। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सुबह सपा ने मैनपुरी से अपनी सीट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सपा और भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो देखिए, उपचुनाव की सरगर्मी अब तेज होने जा रही है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 21 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। ऐसे में तमाम दलों के साथ जो मुख्य दल हैं, जिन पर निगाहें टिकी हैं, वो है सपा और भाजपा। इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उपचुनाव का कुरुक्षेत्र, मैनपुरी में फंसा पेच। सपा कब करेगी उम्मीदवार का ऐलान? भाजपा ने बताया मैनपुरी फतेह का प्लान। मैनपुरी के दंगल में राजभर की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी? उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। फिर एक बार राजनीतिक दलों की साख दांव पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जहां मैनपुरी लोकसभा में चुनाव होना है, वहीं आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर की सदर सीट भी दांव पर है। इसी के साथ एक लड़ाई पश्चिमी यूपी के पावर सेंटर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होनी है, जहां भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहा है। मतलब एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होगा। लेकिन इस चुनावी जंग में सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी की हो रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जबकि पिछले 3 दिनों से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और अब सवाल बड़े हो गए हैं
कि क्या इसके पीछे शिवपाल यादव तो वजह नहीं है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव ने फिर एक बार अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो न सिर्फ खुद को असली समाजवादी बता रहे हैं, बल्कि उनके तेवर मैनपुरी में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि यादव वोटर के बाद मैनपुरी में शाक्य वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में है। बड़ी बात यह है कि 2019 में भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के सामने प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी मैनपुरी में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन भाजपा लगातार मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भर रही है, क्योंकि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसकी नजर समाजवादी पार्टी के इस अभेद्य किले पर टिकी है, जिसे फतह करने के लिए भाजपा हर रणनीति अपना रही है। वहीं मैनपुरी की महाभारत में अब ओम प्रकाश राजभर की एंट्री भी हो गई है, जिन्होंने मैनपुरी में रमाकांत कश्यप को मैदान में उतारा है। अब मैनपुरी में राजभर की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी बजाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैनपुरी के दंगल के साथ साथ रामपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो चुकी है, जहां मैनपुरी के साथ चुनाव होना है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने आजम खान को राहत दे दी तो ये चुनाव टल सकता है। लेकिन अगर नहीं टला तो यहाँ से आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा का नाम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान इस बार अपना किला बचा पाएंगे, क्योंकि रामपुर की साख 5 महीने पहले भी दांव पर लगी थी, जहां आजम खान को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं एक चुनावी जंग खतौली में भी होनी है, जिसे पश्चिम का पावर सेंटर बताया जा रहा है। ये सीट 2022 में भाजपा ने जीती थी, लेकिन विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ी है। इस सीट पर सपा ने रालोद को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब खतौली में अब सपा चुनाव नहीं लड़ेगी, रालोद लड़ेगी। वैसे भी शुरू से खतौली पर रालोद का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, क्योंकि विक्रम सैनी की सदस्यता की बात जयंत चौधरी नहीं उठाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि 2022 में भी खतौली की सीट रालोद के हिस्से में ही आई थी, लेकिन इस बार खतौली के दंगल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी ताल ठोक रही है, जिससे उपचुनाव की बाजी रोचक हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा उपचुनाव में भाजपा को रोक पाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सपा के हिस्से हार ही आई है। फिर चाहे रामपुर और आजमगढ़ हो या गोला, ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे या फिर चूक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सुभासपा ने रमाकांत कश्यप को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए रमेश प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजभर ने इटावा में इसका ऐलान किया और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़ेगी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। सपा के गढ़ में राजभर का खुला चैलेंज। तो ये चुनाव देश नहीं दुनिया के में इस चुनाव की निगाहें रहेंगी, तो इस नाते इस चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा प्रत्याशी जब लड़ेगा तभी न समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है, तब ये निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। राजभर के निशाने पर इस वक्त सीधे सीधे अखिलेश यादव हैं। हर शब्द में सपा अध्यक्ष को लेकर तंज है। एसी कमरे वाला हमला अब भी थमा नहीं है। राजभर गिना रहे हैं, राजभर बता रहे हैं कि हार दर हार के बाद भी अखिलेश यादव अब भी एयर कंडीशन वाली पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं। देखिए, गढ़ आजमगढ़ था, चला गया ये आपके आगरा चला गया, रामपुर चला गया, अब मैनपुरी का नंबर है। अभी अभी गोला हुआ वो चला गया। जब नेता एसी से नहीं निकलेगा, आप बताइए, न आजमगढ़ चुनाव में गए, न रामपुर चुनाव में गए, न गोला चुनाव में गए। एक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति घर में बैठा रहे और चुनाव जीतने का सपना देखे, तो भाई हो सकता है उसकी निगाह में अच्छा हो। राजभर ये मानने को तैयार नहीं कि अपने गढ़ में सपा हर हाल में जीतेगी। सुभासपा अध्यक्ष की माने तो अखिलेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटना आसान नहीं।
तो आजमगढ़ भी तो अपना घर बताते थे, जीत काहे नहीं गए? रामपुर भी अपना घर बताते थे, जीत क्यों नहीं गए? तो देखिए, कहना करना बड़ा आसान है, लेकिन जब धरातल पे उसको उतारना होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो माना जाए बड़ा फाइट होगी यहाँ पर सपा और भाजपा में? बिल्कुल चुनौती है, चुनौती तो कहाँ नहीं चुनौती है। भले ही मैनपुरी में सुभाषपा का सियासी जनाधार मजबूत नहीं, लेकिन राजभर कह रहे हैं कि हम मैनपुरी उपचुनाव में अपनी ताकत तोलेंगे। दावा है कि आम लोगों के बीच जिन मुद्दों को लेकर जमीनी लड़ाई लड़ी है, अब उसकी ताकत का अनुमान लगाने का ये बड़ा मौका है। हाँ, मैनपुरी लोकसभा चुनाव पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाई इलेक्शन जो होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का होता है, सच्चाई तो ये है। हम जो 5 साल मेहनत किए हैं, 5 साल में हम कितना जगह पाए हैं, शिक्षा की लड़ाई को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेके, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, हम कितने लोगों को समझा पाए हैं। हमारा प्रत्याशी जब लड़ेगा तभी न समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है, तब ये निर्भर करता है कि हम कितना आगे बढ़े। सबसे दिलचस्प तो ये है कि अखिलेश यादव पर चुभने वाले हमले कर रहे राजभर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर दरियादिली दिखा रहे हैं। राजभर ने शिवपाल के गोरखपुर में दिए गए तमाम बयानों का समर्थन किया है। शिवपाल ने इस साल के विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ से लिए गए फैसले की समझदारी पर सवाल खड़े किए थे। अब राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव 100% सच कह रहे हैं। बिल्कुल 100% शिवपाल यादव जी अगर बोल रहे हैं तो 100% वो सही बोल रहे हैं। माननीय नेताजी और माननीय शिवपाल यादव जी दोनों लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को इस सत्ता तक पहुंचाने का काम किए हैं, और इन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। उनके मेहनत से बने, अपने मेहनत से नहीं बने थे। ये अपनी मेहनत से क्या किए हैं, धीरे धीरे समय देखते जाइए क्या होता है, होने जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सपा के खिलाफ राजभर मैनपुरी में आखिर कैसी चुनावी बिसात बिछाते हैं। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सपा विधायक इरफान सोलंकी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उनके भाई पर भी महिला का घर जलाने, धमकाने और दबंगई करने का आरोप है। माना यह जा रहा है कि इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ जल्द ही सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच सियासत खूब हो रही है। सपा इरफान के मामले में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक भी इरफान को आड़े हाथों ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की आंखों से निकले आंसू सियासी हैं, डर के हैं, या फिर ये भावुकता एक नया दांव है, ये तय करना आसान नहीं। लेकिन इतना तय है कि ताजा मामला उनकी मुसीबत बढ़ा चुका है। मामला कानपुर के जाजमऊ से जुड़ा है, जहां से इरफान सोलंकी सपा के विधायक हैं, चौथी बार के विधायक। जाजमऊ की केडीए कॉलोनी में एक प्लॉट है। ये प्लॉट इरफान सोलंकी के घर से सटा है। इस खाली प्लॉट में एक परिवार अस्थायी मकान बनाकर रह रहा था। वजह जमीन का मुकदमेबाजी में फंसा होना है। यहाँ रहने वाली फातिमा नाज का आरोप है कि इरफान के भाई रिजवान सोलंकी इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। यहाँ से हटने की उन्हें धमकियां दी जा रही थी, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके घर में सोमवार रात को आग लगा दी गई। सोमवार की रात को इस प्रॉपर्टी में जब यहाँ पर रहने वाली फातिमा नाज शादी में शिरकत करने के लिए अपने परिवार के साथ गई हुई थी, तब यहाँ पर आग लग गई थी। फातिमा का ये कहना है कि रिजवान सोलंकी की नज़र और इरफान सोलंकी की नज़र इस प्रॉपर्टी पर काफ़ी दिनों से थी। उनको धमकाया जा रहा था यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मौका पाकर इस प्रॉपर्टी पर आग लगा दी गई। इस जगह पर आग लगा दी गई और उसके बाद जब वो यहाँ पहुँची तो आग लगे हुए उन्हें मिला। हम लोग जो थे रॉयल पैलेस में दावत में गए थे, कुछ सामान भूल गए थे तो लड़के को भेजा हमने कहा जाओ बेटा ले आओ, वहाँ से कुछ सामान भूल गए थे। तो भी वहाँ आके देखा कि सारे लोग बहुत से खड़े हैं, ये लोग भी सब खड़े हैं, और जो है तो आग लग रही है। तो कह रहा है इसको मारा। इसने बोला अरे ये क्या हो गया, तो इसको मारा, मार के कहा इसको भी भेज। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस तक को फौरन खबर दी, लेकिन कथित तौर पर विधायक के दबाव में ना तो पुलिस पहुंची ना फायर ब्रिगेड। पीड़ित परिवार ने बाद में जाजमऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया। अफसरों तक भी खबर पहुंचाई, लेकिन पीड़ित परिवार की माने तो विधायक का दबाव यहां भी भारी पड़ा।
उन्हीं लोग दोनों लोग ने आग लगाई है, रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी, और उनके कुछ 3-4 लोग थे। उन्हीं पर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? उन्हीं पे उन्होंने देखिए इतनी बाउंड्री गिराई है, इतने बार गिराया है, आग लगवाई है। उसके पहले बाउंड्री थी पहले? बाउंड्री ये तो थोड़ी थी ना, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने केडीए पे मुकदमा है, उसके बाद भी वहाँ से स्टे मिला हुआ हाई कोर्ट से। जब ये पूरी खबर सुर्खियों में आई तो मंगलवार की रात को जाजमऊ के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली। नामजद एफआईआर में इरफान सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर दर्ज होते ही विधायक गायब हो गए। कानपुर में इरफान सोलंकी के घर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन न यहाँ सपा विधायक मिले और न ही उनके भाई रिजवान। बताया गया कि सपा के विधायक इरफान सोलंकी भूमिगत हो गए हैं। देर रात इरफान की बेटी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस उनके परिवार पर दबिश दे रही है। मैं इरफान सोलंकी की बेटी, ये पुलिस वाले घर के बाहर 3 बजे से खड़े हैं, हल्ला कर रहे हैं कि पापा को भेजो। इनको सूचना दे दी गई है कि पापा घर पे नहीं है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो लेटी हुई है, पर ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं। बोले अपने पापा को भेजो। एसपी सपा विधायक इरफान सोलंकी बुधवार सुबह लखनऊ में नजर आए। सपा के दफ्तर पहुंचे, अखिलेश यादव से मुलाकात की, खुद को बेकसूर बताया, झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। एक झूठे मुकदमे में मेरे घर में दबिशदारी, पुलिस ने थोड़ी सी गरिमा भी नहीं रखी और उन्होंने सीधे मेरे घर में दबिशदारी, जहां मेरी बेटी, 2 बेटियां और मेरी धर्मपत्नी थी, 35 लोग थे। अगर कहीं पे आग लग रही है, कोई लोग कह रहे हैं ये मेरा घर है, तो पुलिस उसकी जानकारी लेती है, छानबीन करती है। उसके बाद मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं 4 बार का विधायक हूँ। कोई भी मेरे खिलाफ अगर मुकदमा लिखा रहा है तो पुलिस उसकी जानकारी करेगी या एक तहरीर पे मेरे घर पे, और दूसरी बात यदि वो मकान उसका है तो पेपर लेके जाए। इरफान का दावा है कि आगजनी के वक्त के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने से ही पुलिस के सामने सारा सच सामने आ जाएगा। मैं तो अभी डीजीपी साहब पास जाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाया हूं, उनको बताने की कोशिश करूंगा। फिर डीजीपी साहब को मैं तो चाहता हूं आप जांच कराइए ना। यदि मैं दोषी हूं तो जो हाल है इनका वही कहेंगे। मैं दोषी हूं तो कोई कानून नहीं बचा सकता, मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे मेहरबानी करके निर्दोष ना फंसाइए। बेटी की तरफ से पुलिस के सख्त एक्शन के वक्त का वीडियो वायरल करने से जुड़े सवाल पर इरफान सोलंकी भावुक हो गए। आपके परिवार वाले दहशत में है। रात में 2 बजे आपकी बेटी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया। जी बिल्कुल है, भावुक हो गए। इरफान सोलंकी विधायक हैं कानपुर से और आज इनको यहाँ पर आए हैं, अखिलेश यादव से मिलने आए हैं। एसपी जाजमऊ थाना पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की एक सफारी कार और एक फॉर्च्यूनर जब्त कर ली है। उसे थाने में लाकर लगा दिया गया। उधर इरफान सोलंकी के चाचा की माने तो आरोप लगाने वाली महिला ने झूठी कहानी गढ़ी है और विवादित जमीन का कोई पेपर उनके पास नहीं है और अवैध कब्जा खुद पीड़ित ने कर रखा है। जैसे कि जानकारी हुई है कि किसी पीड़िता ने शिकायत करी है कि हमारे घर को आग लगाई है एक झोपड़ी में, जबकि उसका कोई हक भी नहीं है वहाँ झोपड़ी में। उसका न बैनामा है, न रजिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, न पेपर हैं, एक नाजायज कब्जा करे हुए महिला है। एबीपी गंगा ने इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों से बात की। पुलिस ने इरफान सोलंकी के परिवार की तरफ से गलत ढंग से दबिश देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो विधायक हैं उनकी बेटी ने एक वीडियो बना के वायरल किया, उसमें ये खौफ और डर का साया बनाने की बात कही गई है, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवरसेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ ही हम वर्क करेंगे। साफ है कि मामले की जांच के बाद ही इरफान सोलंकी पर लगे आरोपों के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन पुलिस के सख्त एक्शन के बाद उनकी आंखों से निकले आंसू सियासी विवाद की आग में घी डालने का काम कर गए। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।